कहानी आस्था के फूल मेरे कहानी संग्रह नागफनी के जंगल में संग्रहित है। यह किताब 1991 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। उम्मीद है कि कहानी अब भी अपने समय के साथ चलेगी, इररेलेवेंट नहीं होगी। आस्था के फूल। स्कूल छोड़े लगभग 10 साल हो गए थे। मैं पास के शहर में एक महाविद्यालय में प्रवक्ता हो गई थी। आपके शहर में एक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सौभाग्य से उस नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं के समूह को लेकर आप भी उसी क्लब में आई थीं जहां मुझे भी आमंत्रित किया गया था। बस के विलंब से पहुंचने के कारण मैं आयोजन स्थल पर देर से पहुंची थी। जैसा कि ऐसे अवसरों पर अक्सर होता है, वहाँ अत्यधिक भीड़ थी और बैठने की जो व्यवस्था थी उससे कहीं अधिक लोग वहाँ उपस्थित थे। वहाँ मुझे अपनी एक बाल सखा कमला मिल गई, जिसे यह विदित था कि मैं वहाँ आऊँगी। उसने मिलते ही बताया, जानती है मधु, अपने पुराने स्कूल की टीम को लेकर यहाँ मिस कौर और मिस ज्योत्सना आई हैं। मैंने उन्हें बताया कि तू भी आने वाली है। बहुत देर तक मिस ज्योत्सना तुम्हारे बारे में पूछती रहीं। मैंने जब बताया कि तू एक महाविद्यालय में प्रवक्ता है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। कहने लगी, अच्छा मधु इतनी बड़ी हो गई, वह आए तो कहना कि मुझसे ज़रूर मिले। उसकी बातें सुनकर मेरा संयम जाता रहा, मेरा धैर्य टूट गया। अत्यंत विकल होकर मैं इतना ही कह सकी, कहाँ है मिस, मुझे तुरंत उनके पास ले चलो। कमला ने मुझे कभी इतना विकल और उत्तेजित होते नहीं देखा था। वह अचंभित सी मेरा हर्ष का आभास से पुलकित मुख और आँखों में अनायास उमड़ती तरलता देखती रह गई। मेरे कंठ में जैसे कुछ अटक गया हो। मुझे बोलने में अचानक कठिनाई होने लगी। आर्द्र कंठ से बस यही निकला, मुझे उनके पास ले चलो प्लीज़। उसने कहा, इतनी भीड़ में तो तुरंत ऐसा संभव नहीं, पर प्रोग्राम खत्म होने पर तुझे ज़रूर उनसे मिलवा दूंगी। उस बृहद आयोजन में क्या क्या होता रहा मुझे नहीं मालूम। लगभग 2 घंटों के अंतराल में मैं एक कुर्सी पर बैठी लगभग चेतना शून्य अपना बचपन स्मरण करती रही। अंततः वह शुभ क्षण आया जब प्रोग्राम समाप्ति की घोषणा हुई और लोग अपनी अपनी जगह से जाने के लिए उठ खड़े हुए। मैं भी उस ओर बढ़ी जिधर आपके स्कूल की टीम थी। मुझे सबसे पहले मिस कौर मिली। मैंने श्रद्धा से हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा, अरे तुम मधु, आज इतने वर्षों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। अच्छा जरा ठहरो, मैं ज्योत्सना को बुलाती हूँ। उनके स्वर में उत्साह था और एक प्रकार की आतुर उत्कंठा, ठीक वैसे ही जैसे अपने किसी बहुत प्रिय को उससे संबंधित कोई अत्यंत प्रिय सूचना देते समय होती है। मुझे देखकर आपको कितना हर्ष होगा इसका अंदाज़ा मिस कौर के इतना कहने से कि ठहरो मैं ज्योत्सना को बुलाती हूँ मुझे मिल गया। वह छोटा सा वाक्य मैं कभी नहीं विस्मृत कर पाऊंगी। मिस कौर ने यह कहकर मुझे कितनी अमूल्य निधि दी, इसका ज्ञान शायद उन्हें भी नहीं होगा। बिना आपसे कुछ कहे, बिना आपको देखे, बिना आपको सुने, मैंने जान लिया था कि आप मुझे कभी नहीं भूल पाई। आपके मन में इतने वर्षों बाद भी मेरे लिए स्थान है, स्नेह है। यह उस क्षण एक
शाश्वत सत्य बन मेरे हृदय में अंकित हो गया। वह क्षण जीवन का सुंदरतम क्षण बन गया। मेरी प्रेरणा, मेरी आस्था थी आप। मैं आपको कभी विस्मृत न कर सकी। यह सहज और स्वाभाविक था, पर आप भी मुझे याद रखें, यह आश्चर्यजनक रूप से सुखद लगा। आप नहीं समझ सकेंगी कि यह अनुभूति मेरे लिए कितने सुख, सम्मान और गर्व का कारण बन गई। मिस कौर जल्द ही आपको हाथ पकड़कर ले आईं। उन्होंने आपसे कहा, देखो तो कौन आया है, यह है तुम्हारी मधु, कितनी बड़ी हो गई। मिस ज्योत्सना मिस मुझे देखती रहीं। वही चिर परिचित चुंबकीय मुस्कान उनके ओंठों पर खेल रही थी, जिसने मुझे शैशवकाल से ही अभिभूत किया था। आँखों में वही चंचल तरल सम्मोहन जिस पर मेरा हृदय सदा से मुग्ध था। 1, 2, 3 न जाने कितने ही क्षण यूं ही बीत गए। मैं और आप दोनों जग से अनजान, अनभिज्ञ एक दूसरे को अपलक देखते रहे। मिस कौर ने अचानक उस मधुर सम्मोहक मौन को यह कहते हुए तोड़ दिया, तुम दोनों यूं ही खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? तब मिस ने अचकचाकर पूछा, मधु तुम कैसी हो? स्कूल और हम सब याद है या भूल गई? मैंने बस इतना ही कहा, मुझे कुछ भी नहीं भूला। मिस ने वही बचपन में छेड़ने की मुद्रा में पूछा, अच्छा अब भी पहले की तरह शर्माती हो या नहीं? मैं क्या कहती, मैंने पलकें झुका ली। मिस और न जाने क्या क्या पूछती रहीं। मैं भी सहजता से उनका उत्तर देती रही, जैसे स्कूल छोड़ने के बाद मैंने क्या किया, आजकल कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ आदि। फिर मिस स्कूल की टीम को लेकर चली गईं। इतने वर्षों के बाद आपको देखा मैंने। इस दिन की कितनी प्रतीक्षा की थी मैंने। कितनी बार अपनी कल्पना में आपसे मिलने की घटना को, उससे प्राप्त सुख को मैंने संजोया भी था। जहाँ भी आप मिलेंगी मैं सारा संकोच त्याग कर आपसे लिपट जाऊंगी, आपकी गोद में सिर छुपाकर कहूँगी, मिस मैं आपको कभी भी भूल नहीं पाई। और मेरी कल्पना में आप भी तो मेरा सिर अपनी गोद में रखकर मेरे बालों से खेलती हुई यही कहती थी, मधु मैं आज भी तुम्हें याद करती हूँ। उस असीम सुख को मैंने न जाने कितनी बार जिया है। इन 10 सालों में जब भी कभी सपने में भी आपको देखा मैंने जागने पर पुनः आंखें बंद कर प्रयास करती रही कि एक बार फिर नींद आ जाए, एक बार फिर आपको देख लूं। अपने सपनों में हर बार मैं वह प्रयास करती कि आपको बता दूं कि मिस मैं भी बचपन से ही आपको बहुत चाहती थी, पर अपने संकोची स्वभाव के कारण कभी बता नहीं सकी। मेरा अनन्य स्नेह और प्रेम अप्रकट ही रह गया। मेरे अवचेतन मन में सदा यह खेद भाव बना रहा कि मैंने क्यों स्कूल में आपसे कभी कुछ नहीं कहा, क्यों कर आपसे सप्रयास यह छुपाया कि आपका स्नेह मेरे जीवन, मेरे सुख व संतोष के लिए कितना महत्वपूर्ण था। मेरे शैशवकाल में आपकी उपस्थिति, आपका मधुर ममत्व, वात्सल्य ही सब कुछ था। यह सच मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच तब भी था और आज भी है। इस सच से मैंने कभी आपको अवगत नहीं कराया, बल्कि कोटिशः प्रयत्नों से, नित्य अभ्यास से आपको इतने बड़े सच से अनभिज्ञ रखा। आपको स्वयं अपने मुख से कुछ बताना तो दूर, अपने हाव भाव व्यवहार से भी मैंने यह नहीं जानने दिया कि आपका स्नेह मेरे शिशु मन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपको जाने अनजाने इस भोले निष्पाप
स्निग्ध सी अनुभूति से कि वह एक लड़की जिसके प्रति आपके उर में असीम ममता व प्रेम है, आपको हृदय से पूछती है, प्राणों से ज़्यादा प्रिय समझती है, आपकी परम भक्त है, मैंने वंचित रखा। मुझसे कैसा घोर अपराध हो गया यह मैं तब कहाँ समझ पाई थी। धीरे धीरे उम्र के साथ जब इसका एहसास हुआ तो यह अपराध भाव मुझ पर छा गया, हावी हो गया। मन में यह बात आज भी शूल की तरह चुभती है कि आपको मैंने उस असीम सुख की अनुभूति से वंचित कर दिया जो आपको उस समय सहज ही सुगम हो सकता था। स्नेह किसी के भी प्रति हो, वह संप्रेषण चाहता है और भावनात्मक स्तर पर कम से कम यह आकांक्षा और जिज्ञासा मन में जगा देता है कि स्नेह पात्र को वह सुख और तोष पहुंचाने में सफल है या नहीं। स्नेह का भागी उसके स्नेह की भाषा समझ सके, ऐसे अनेक प्रयासों द्वारा स्नेह उस तक अपनी भावनाएं प्रेषित करता है और स्नेह प्रत्युत्तर भी स्नेह ही हो तो स्नेह करने वाले के लिए यह सर्वाधिक सुख का विषय बन जाता है। मेरे प्रति आपका स्नेह भी सहज स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु था, पर मैंने आपकी जिज्ञासा शांत नहीं की। आपके स्नेह के प्रत्युत्तर में मेरा अनन्य प्रेम व श्रद्धा अमुखर ही रहा। मेरी इस अमुखरता व संकोची स्वभाववश आप इस सुख को न भोग सकीं जो आपका अपना बहुत अपना था। मैं इस ग्लानि से उबर नहीं पाती, स्वयं को क्षमा नहीं कर पाती। इस अपराध भावना से मन अक्सर उद्विग्न हो जाता है। ऐसे में ही मन को शांत करने के लिए मैंने कई बार यह निर्णय लिया था कि आपको पत्र लिखकर इस ग्लानि से मुक्त हो जाऊं, पर आपको पत्र लिखने का साहस मैं कभी नहीं जुटा पाई। एक आध बार कागज़ कलम लेकर भी बैठी, पर आपको लिखना मेरे लिए असंभव ही रहा। फिर मैंने अपने ख्यालों में, सपनों में अक्सर आपके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करने का विफल प्रयास किया। यह तो तय ही था कि आपके दर्शन होने पर मैं आपसे सब कुछ कह दूंगी, पर आज जब आपको देखा तो फिर वही संकोच, वही असहजता, वही भावनाओं को प्रकट न होने देने का प्रयास। मैं अपने लक्ष्य को न पा सकी। आपसे कुछ भी तो नहीं बताया मैंने। मेरे कंठ को क्या हो गया था? क्यों सच के दो बोल भी नहीं निकले उसमें से? फिर विकलता से ग्रसित है मेरा मन। आप तक अपनी बात न पहुंचा सकने के क्षोभ से मन और मस्तिष्क खिन्न है। बचपन की सबसे मीठी, सबसे स्निग्ध स्मृतियां शायद आपसे ही जुड़ी हुई हैं। मैं स्वयं यह नहीं समझ पाती कि पिछले 14-15 सालों के अंतराल के बावजूद भी मैं आपको आज तक विस्मृत क्यों नहीं कर पाई। वैसे जब भी आप याद आती हैं मन की सारी तिक्तता मिट जाती है। कुछ क्षणों के लिए तो संघर्ष और तनाव दूर हो ही जाते हैं। बचपन की भोली भाली सरल बातें शायद ऐसी ही होती होंगी जिन्हें याद करके लोग कहते होंगे, वाह वे भी क्या दिन थे। यदि मैं यह कहूँ कि मेरा बचपन बड़ा मधुर था तो अतिशयोक्ति होगी, पर इतना तो सच है कि बचपन के कुछ क्षण आपके निमित्त अति मधुर बन गए थे। शायद मेरी उम्र 10 वर्ष रही होगी और मैं छठी की छात्रा थी, बेहद शर्मीली और खामोश। जब मैं सुबह प्रार्थना के लिए कतार में सबसे आगे खड़ी होती तो आप अन्य शिक्षिकाओं के साथ मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती। मैं पता नहीं क्यों बेहद संकोच से भर जाती। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे आप मेरी वजह से ही वहाँ आकर खड़ी हो गई हैं। कभी कभी मैं बीच बीच में चोरी से नज़रें बचाकर देखती कि आप मुझे देख रही हैं या नहीं। आपको अपनी ओर देखते हुए पाकर मैं बेहद घबरा
शर्मा जाती। उसके बाद मेरी दृष्टि कभी फिर नहीं उठती। तब मैं लगातार नीचे देखते हुए भी यह अच्छी तरह जानती थी कि आप मुझे ही देख रही हैं, और मुझे यह सोचकर बहुत अच्छा लगता कि आप मुझ पर ध्यान देती हैं। सारे स्कूल की लड़कियां आपके मुक्त भाव से प्रशंसा करती थीं। आप जिस दिन किसी से बात कर लेती या मुस्कुराकर किसी को देख लेती, वह दिन उसके लिए विशेष महत्व रखता। वह बार बार सबको आपकी बातें कर हर्षित होती। ऐसी शिक्षिका जिस पर सारा स्कूल मुग्ध हो, उसका मुझ पर ध्यान देना मेरे लिए अति विशिष्ट और अनन्य सुख का विषय था। अन्य छात्राओं की तरह मुझे भी आप अत्यंत प्रिय थी। बस मुझ में और उनमें यही अंतर था कि वे मुखर होकर आपके प्रति अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करती रहतीं, और मैं अपने संकोची स्वभाव के कारण आपकी चर्चा मूक होकर सुनती रहती, कभी अपने विषय में कुछ कह नहीं पाती। मुझे लगता है आज भी अपने मन की बात कह पाना मेरे लिए संभव नहीं। आपका और मेरा यह खेल प्रतिदिन चलता ही रहता। मैं नित्य प्रार्थना सभा के लिए कतार में खड़ी इस आँख मिचौली की उत्सुकता से प्रतीक्षा करती रहती। आपको भी शायद इस मासूम से खेल में आनंद आता होगा। पूरी निश्चिंतता से तो ऐसा नहीं कह सकती, पर मुझे सदा ऐसा लगता था। उस मीठे एहसास को शब्दों में बांधना शायद आज भी मेरे लिए सहज संभव नहीं। बस वो अनुभव मेरे मन में है। उसे मैं जब चाहूँ अपने एकांत में पुनः जागृत कर सकती हूँ। उस अनुभूति को उसकी संपूर्ण मधुरता में मैंने अनेकानेक बार जिया है। उन दिनों आप मेरे कक्षा को हिंदी पढ़ाती थी। पूरे दिन में आपका केवल एक पीरियड होता और मैं आपका घंटा शुरू होने के पूर्व ही अत्यंत सचेत हो किताब खोले आंखें दरवाजे पर टिकाए बैठी रहती। आपको मैं कक्षा में प्रवेश करते समय ही ध्यान से देख लेती। उसके बाद मैं कभी किताब से निगाह नहीं उठा पाती। आपके समक्ष मेरा संकोच मुझ पर बेतरह हावी रहता, और इसके कारण आपने कक्षा में मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं किया। पर कहीं आप मुझसे कुछ पूछ न लें, यह भय मुझे सदा आक्रांत करता रहता। आपके प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा आप तक पहुंचाने में मैं सदा सर्वथा असमर्थ रही। आप मेरी प्रेरणा थी, परंतु मेरे सिवा यह शाश्वत सत्य कभी कोई नहीं जान सका, शायद आप भी नहीं। आज सोचती हूँ तो लगता है आपके कारण ही हिंदी में मेरी रुचि बढ़ती चली गई। हिंदी से लगाव, स्नेह और उपासना में कहीं आपके प्रति मन में यत्नपूर्वक छुपाए भाव ही अभिव्यक्ति पा गए हैं। आज अतीत के पन्नों को पलटते हुए सहसा विश्वास नहीं हो पा रहा कि मेरा बचपन, स्कूल और आप मुझसे कितने पीछे छूट गए हैं। कहाँ खो गए वे मोती से सुंदर मीठे पल। मैं आज भी कहाँ भूली हूँ वह छोटी सी न याद रखने वाली घटना। मैं अन्य छात्राओं की तरह कभी भी किसी शिक्षिका की उपस्थिति पंजिका लेकर उनके पीछे स्टाफ रूम में नहीं जाती थी। यद्यपि मेरे हृदय में भी यह उत्कट अभिलाषा जागती थी कि मैं आपके लिए चौक लेकर आऊं, आपकी पुस्तक इत्यादि लेकर आपके कमरे तक पहुंचा दूं, पर आप अन्य छात्राओं से इतनी घिरी रहती और मैं इतनी संकोची थी कि ऐसा कभी नहीं कर सकी। सबकी तरह मैं भी सुबह प्रार्थना के समय आपको फूलों का गुलदस्ता देना चाहती थी, पर मैं ऐसा करने में कभी सफल नहीं हुई। एक दिन 5वें पीरियड की घंटी बजते ही एक वरिष्ठ छात्रा मेरे पास आकर यह कह गई कि मुझे मिस कॉल ने स्टाफ रूम में तुरंत बुलाया है। मिस कॉल आपकी परम मित्र थीं
और उनसे मुझे आपके जैसा संकोच भी नहीं लगता था। मैं सीधे स्टाफ रूम की ओर बढ़ी। दरवाजे तक पहुंच मैंने एक उड़ती सी दृष्टि कमरे के अंदर डाली। वहाँ मिस कॉल कमरे में पड़ी लंबी सी मेज के दूसरे छोर पर रखी एक कुर्सी पर बैठी किसी छात्रा की पुस्तिका जांच रही थीं। मैंने पर्दा थोड़ा सा खिसकाकर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मिस? मिस कॉल विद्यालय की सबसे सख्त शिक्षिकाओं में से थीं और सबके आदर की पात्र थीं। उनके प्रति मन में सम्मान मिश्रित भय बना रहता था। छात्राओं के समक्ष वे सदैव गंभीर गरिमा युक्त मुख मुद्रा बनाए रखती। मुझे याद नहीं मैंने उन्हें खुलकर हंसते या किसी से परिहास करते देखा हो। उन्होंने धीरे से सिर उठाकर कहा, हाँ आ जाइए। उनके अतिरिक्त उस समय स्टाफ रूम में और कोई नहीं था। मैं अभी दरवाजे से मुश्किल से 4-5 कदम चल पाई थी कि अचानक पीछे से आकर किसी ने मुझे बाहों में भर लिया। मैं आश्चर्यचकित हतप्रभ कि यह क्या हो रहा है। तभी मिस कॉल खिलखिलाकर हंस पड़ी और मैंने जो बाहों में बंधे हुए गर्दन घुमाकर मुझे स्नेह पाश में बांधने वाले को देखने की चेष्टा की तो क्षणांश के लिए मेरा हृदय धड़कना भूल गया। ऐसा लगा कि मेरे सारे शरीर का रक्त मेरे मस्तिष्क की ओर प्रवाहित हो रहा हो। मेरा रोम रोम एक मधुर कंपन से झंकृत हो गया। मेरी दृष्टि आपकी अपलक दृष्टि से मिलकर झुक गई। मुझे अत्यधिक लज्जा की अनुभूति हुई और आप अपनी इस भोली शरारत पर खुलकर हंस पड़ी। आपका बाहुपाश खुला तो मैं उसी क्षण कमरे से भाग खड़ी हुई। उस स्निग्ध दृष्टि में मेरे लिए कितना लाड़ दुलार और स्नेह था वह मैं उस अबोध अवस्था में भी समझ गई। उस स्पर्श में मैंने जीवन का सर्वाधिक सुख और संतोष पा लिया था। बचपन से ही छात्रावास में रहने के कारण परिवार के सहज सुलभ स्नेह से वंचित मन किसी के दुलार को तरसता था। मुझे नहीं मालूम क्यों एक कमी सी महसूस होती थी और जिसको पाने की उत्कट अभिलाषा मन में जागती थी, पर वह मुझसे सहस्त्रों योजन दूर था। एक उलझन थी मेरे मन में और जिसको मैं सप्रयास स्वयं तक ही सीमित रखती थी। एक गाँठ कि मेरा जीवन औरों से इतना भिन्न क्यों है? मेरा बचपन अन्य हजारों बच्चों की तरह क्यों नहीं? जब कोई यह नहीं जानता कि एकाकीपन क्या होता है, तब मात्र मैं क्यों इस अनुभूति से परिचित हूँ कि नितांत एकाकीपन क्या होता है। इस उलझन ने मुझे सबसे अलग थलग कर दिया था। मैं अक्सर गुमसुम रहती। खेलने के निर्धारित समय में भी मैं स्कूल की सीढ़ियों पर बैठकर जाने क्या क्या सोचती रहती। किसी खेल में मेरी रुचि नहीं थी। ऐसे में एक दिन सहसा आपका ऐसा स्नेह प्रदर्शन मुझे अंतरतम तक अभिभूत कर गया। स्नेह से मेरा प्रथम परिचय आपके माध्यम से ही हुआ था और उसके बाद मैंने अपने अंदर एक नया उत्साह महसूस किया था। मुझ में आत्मविश्वास जगाने का सारा श्रेय आपको है। भटकते मन को स्नेह का आश्रय देकर दुविधा और द्वंद्व के समस्त रज्जुओं की गांठें आपने अनायास ही खोल दिए थे। आपके स्नेह का प्रतिदान दे सकूं इतना सामर्थ्य इस अकिंचन में कहाँ था। आपके विषय में विशेष योग्यता और अंक लाने की लालसा सदा बनी रही और मेरे ऐसे प्रयास सदा सफल भी रहे। निरंतर 5 सालों तक आपका प्रेरक सानिध्य मुझे मिलता रहा। फिर मैं उच्च शिक्षा पाने के लिए प्रयाग चली गई। विकट परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की शक्ति और अन्याय का विरोध करने की आकांक्षा यदि मुझ में आज है तो वह आपकी प्रेरणा से ही है।